ऐसा चल रहा होगा भाई, 2 महीने हैं और तैयारी हमें जोरों शोरों से करनी है। क्लास 12th में बोर्ड के अंदर भाई मेरे सारे बच्चों के कोई ना कोई तो मेरिट का नाम रोशन करेगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। और उसके लिए सबसे पहले आज जो हम क्लास लेकर आए हैं वो है इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की, कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम कौन से है इस साल के लिए, और ये हम सभी बोर्ड्स के लिए देखेंगे। अगर आप देखेंगे यहाँ पे ईयर डले हुए हैं कि कौन सा क्वेश्चन कौन से ईयर में आया हुआ है, और मिनिमम यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, एमपी बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आप इंपॉर्टेंट डायग्राम की तलाश कर रहे हैं, सबके लिए ये वीडियो है। तो चलिए शुरू कर देते हैं। आज का परीक्षा में 100% आएगा इनमें से कुछ ना कुछ। चलिए आ जाइए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज का है, पराग कोश का परिपक्व व अपरिपक्व चित्र बनाइए 2017, 2018, 11, 10 और हो सकता है 2023 भी हो। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का है और ये सभी के लिए है भाई। यहाँ पे भाई और भी थे, अगर मैं एमपी, राजस्थान, बिहार सबके लिखती तो शायद बोर्ड मुझे ईयर से ही भरना पड़ता। इसीलिए आपको बस एक हिंट देने के लिए मैंने कहा है, तो सारे बोर्ड को ये देखना है। और हमने क्लास में डिटेल में पढ़ा है, चैप्टर नंबर 2 का आप मेरा लेक्चर दे सकते हैं, लघु बीजाणुधानी वाला, शायद लेक्चर नंबर 2 या 3 ही है। वहां पे आप जाके देखेंगे मैंने आपको परिपक्व और अपरिपक्व दोनों प्रकार की जो है क्या बताई है, गुरु बीजाणुधानी बताई है, यानी कि परागकोश बताया है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो चलिए पहले इसको ड्रॉ करेंगे आज और देखेंगे कि क्या क्या होता है इसके अंदर। बात को शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये आ सकता है। चलिए क्या है, सबसे पहले अपरिपक्व वाली बनाएंगे। तो पहले हमें बटरफ्लाई जैसा एक डायग्राम बनाना है भाई। बटरफ्लाई जैसा याद आ जाएगा आपको अभी देख के। आप और अच्छा बना सकते हैं, मैं थोड़ा सा ये बोर्ड पे बनाती हूँ तो मैं एक्चुअली क्या मिटाती हूँ तो सब मिट जाता है कोई लाइन, इसीलिए मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो उसको जाने देती हूँ। सबसे पहले हमें आउटर लाइन बनानी है, उसके बाद हम आउटर लाइन की सेल्स बनाएंगे। अब देखो मेरे पास टाइम कम है, आपको पता है हमें पूरी क्लास करनी है तो मैं पूरा नहीं बनाऊंगी, लेकिन देखो एनसीईआरटी जैसे लाइनें भी मत बनाना। एनसीईआरटी में आपको पता है अपरिपक्व की लाइनें दे रखी है, ऐसी लाइंस बना रखी है, बिल्कुल भी लाइन नहीं बनाएंगे। अच्छे नंबर लाने हैं तो सेल्स बनाना भाई। और सेल्स मैंने आपको कहा था सबसे बाहरी सेल, उसके बाद हमें कुछ ऐसी सेल्स बनानी है लंबी लंबी। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं चैप्टर नंबर 2 का, बहुत बढ़िया मैंने वहां पे आपको बताया इस डायग्राम को कैसे बनाना है। उसके बाद थर्ड लेयर बनानी है जो कि हमें अलग कलर से बनानी है। मैं सिर्फ एक में बना रही हूं, फिर से मैं आपसे कह रही हूं क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी है। और फिर सबसे लास्ट वाली, ये 2-3 होती है भाई तो 2-3 बना देते हैं। आप भी चाहें तो भाई एग्जाम में पूरा नहीं बनाए, मतलब सब जगह ये सब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। मैं अभी आपको बताती हूँ आप क्या कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये बना दिया आपने, ये सब जगह बना दे चारों। सारी लेयर्स आपको नहीं बनानी है, मुझे पता है टाइम कम होता है, उसी के लिए मैं आपको ये आइडिया दे रही हूँ। आपके कोई नंबर नहीं काटेगा, बस एनसीईआरटी की तरह लाइनें मत बनाना। फिर से मैं कह रही हूँ जो एनसीईआरटी में लाइंस बनी है, ये मैंने आपसे कहा था पिरामिड के शेप की होती है। क्या होती है अगर आपको याद आ रहा हो इस तरह से, तो इसके नाम हम लिख देते हैं। देखो सबसे बाहर वाली जो परत होती है, सबसे बाहर वाली वो परत, मैं यहाँ पे नाम दे रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है। सबसे बाहर जो हमने येलो बनाई है तो येलो को येलो से लिख देती हूं मैं। ये हमारी है एपिडर्मिस, जिसको हिंदी में हम कह रहे हैं अंतस्त्वचा। ठीक है, ये कह रहे हैं। उसके बाद जो हमने ग्रीन बनाई है उस ग्रीन को मैं नाम दे देती हूं, जो सेकेंड लेयर हमने ग्रीन बनाई है। देखो यहाँ पे नाम नहीं दे पा रही हूं मैं, इसलिए यहां दे रही हूं। एनसीईआरटी में तो ऐसी लाइन बनी हुई है, ऐसी लाइन मत बनाना आप, ये डायग्राम बनाओगे आप। जो ग्रीन वाली है वो हमारी है अंतस्थिशियम, साथ साथ बनाते रहे वरना एक बार समझ ले फिर बना ले। अंतस्थिशियम को हम क्या बोल रहे हैं, एंडोडर्मिस भी बोल रहे हैं या एंडोथीशियम बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर, एंडोथीशियम इंग्लिश में। उसके बाद जो हमने व्हाइट बनाई है वो मध्य परत है और वो 1 से 3 तक हो सकती है, ये हमने बात की थी, मध्य परत
मिडिल लेयर, ठीक है। अभी परिपक्व वाला भी बनाएंगे और उसके बाद हमें क्या बनाना है, ये ब्लू वाली जो है हमारी कौन है, सबसे आंतरिक परत, यहीं से बना देती हूं मैं, टैपिटम। मैं फिर से बोल रही हूं, मैंने इधर हमारे पास लाइन नहीं थी इसलिए मैंने यहां से बनाया है, और इस पे अगर मैं लाइनें डालूंगी तो सब कुछ गंदा हो जाएगा, इसलिए आप देख लें, मैंने इसीलिए कलर वैसा ही सेलेक्ट किया है। टैपिटम जो है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट परत है। क्या काम करती है, ये पोषण देने का काम करती है, इस बात को ध्यान रखें। और भी काम है जो मैंने क्लास के अंदर करवाए हैं। बीच में हमारा क्या रहेगा, ऐसा कुछ बना दीजिए, ये हमारा है कनेक्टर, यानी कि संयोजी उत्तक है भाई, कनेक्ट करेगा ये परागकोश को, ठीक है। तो आपको परागकोश बनाना है, ये कौन सा है, अपरिपक्व है, ठीक है। ये अपरिपक्व परागकोश है। सारा आप नहीं बनाएंगे, एक जगह आप बना देंगे बाकी। और ये जो अंदर की तरफ है, अंदर की तरफ है, ये क्या है, तो यहां पे भी कुछ सेल्स बना दीजिए। ये सेल्स, ये क्या है भाई, ये है बीजाणु उत्तक, जिसको हम लघु बीजाणु उत्तक कह सकते हैं। ये जो बीच में है बीजाणु उत्तक, लघु बीजाणु उत्तक कहना ज्यादा सही वर्ड है। और ये जो आपको ग्रीन सी दिख रही है, ये क्या है, लघु बीजाणु धानी, लेकिन ये कैसी है, अभी अपरिपक्व है, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं इसको इंग्लिश में। अब हम परिपक्व वाला बनाएंगे, लेकिन हमारे पास यहाँ जगह नहीं है, तो मैं आपको नेक्स्ट पे ले जा रही हूँ स्लाइड पे, इसको देख ले। सारे डायग्राम हम नहीं बना पाएंगे क्योंकि हमें समय जो है वो बचा के चलना है। अब हम बना लेते हैं अपरिपक्व के बाद परिपक्व। तो मैंने आपसे कहा था जब परिपक्व हो जाती है लघु बीजाणुधानी तो वो फट जाती है। तो आपको जो है एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा है अपरिपक्व के बाद परिपक्व का। परिपक्व का तो अच्छा डायग्राम बनाया हुआ है और ऐसा टूटा हुआ भी है बीच में से, ये आपको इस तरह से बनानी है, टूटी हुई। लेबलिंग में अब सारी वापस नहीं करूंगी, यहां से टूटी हुई है भाई। सबसे फर्स्ट लेयर कौन सी है, जो पहले थी वही रहेगी। फर्स्ट नंबर कौन सी, बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मिस, जिसको हमने अंतस त्वचा लिखा, अंतस त्वचा, ठीक है। उसके बाद कौन सी आई हमारी लंबी। ये बेटा लंबी ही बनाना, अगर मार्क्स अच्छे लाना चाहते हो तो इन डिटेलिंग पे ध्यान देना। मैं फिर से कह रही हूं, सब ऐसे ही बनाएंगे एक जैसी। आपको देना है सही वाली सेल्स बनानी है, आप सही वाली सेल्स बनाना जैसी होती है। ये क्या हो गई, अंतस्थीशियम हो गई। अब मैं इन सब के वापस इंग्लिश नहीं लिख रही। बीच वाली कौन सी थी, मिडिल लेयर, तो मिडिल लेयर 4 बना दो। देखो ये सब ऐसा ही बनाना है। अब आपको बात करनी है टैपिटम की, तो अब टैपिटम ये आप बना देंगे आपकी लघु बीजाणुधानी, यहाँ पे भी 4 बना देंगे। अब आप ये ऐसी बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे बना दीजिए, यहाँ पे बना दीजिए इस तरह से, सबको नाम दे दीजिए। क्या है ये चारों क्या है, लघु बीजाणु धानी, माइक्रोस्पोरेंजियम। अब परिपक्व में क्या है, यहां से टूटते हुए बताना है आपको। ये टूट क्या रहा है, ये हमारी क्या हो रहा है भाई, लघु बीजाणुधानी परिपक्व वाली, परिपक्व धानी स्फुटन हो रहा है ये, ठीक है, स्फुटन हो रहा है, ठीक है। स्फुटन के लिए यहाँ पे ये फट चुकी है। इधर आपकी टैपिटम बना दो, जैसे कि हमें त्रिभुजाकार बनानी है, टैपिटम बना दीजिए। देखो जब लघु बीजाणुधानी त्रिभुजाकार जो हम बना रहे थे, ये टैपिटम एज इट इज आपको बनानी है पूरी। एक में तो कम से कम आप पूरा बनाए, बाकी आप छोड़ दे। अब अंदर हमें क्या करना है, अंदर हमने पहले क्या बनाया था, देखो पहले हमने बिल्कुल पास पास चिपकी हुई सेल्स बनाई थी, अब ऐसा नहीं करना है। अब अंतर आएगा मेन, एक अंतर तो हमें इसे फूटा हुआ बताना है। यहाँ पे क्या है, स्फुटन के लिए जगह है, स्फुटन खांच भी बोलते हैं भाई इसको, तो आप लिख सकते हैं। जो नेक्स्ट है उसमें क्या करना है, हमें दूर दूर सेल्स बनानी है, क्योंकि जब लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है तो वो एक दूसरे से, कुछ लघु बीजाणुधानियां नष्ट हो जाती, कुछ सेल्स नष्ट हो जाती है बीजाणु उत्तक की। ये बात मैंने आपको क्लास में बताई थी। तो अब आप दूर दूर बताएंगे, उसमें से एक दो को आप हाईलाइट कर देंगे, जैसे इसको हाईलाइट कर दिया, और इसको लिख देंगे आप लघु बीजाणु मात्र कोशिका,
ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। बाकी जो व्हाइट दूसरी सेल्स थी वो सब नष्ट हो चुकी है। ठीक है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका जिसको हम बोलते हैं MMC। बस ये हो गया आपका परिपक्व लघु बीजाणु ध्वनि का चित्र। कुछ नहीं करना है, सब सेम रखना है, इधर से फोड़ देना है, इधर से कुछ कोशिकाएं जो है वो गायब करनी है। ठीक है, नेक्स्ट डायग्राम, और ये फिर से आने के चांसेस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है इस साल का। और सबके बाद देखो 2011, 12 और 2009 में भी आया हुआ है, गुरु बीजाणु जनन को सचित्र समझाइए। ठीक है, और यूपी के मॉडल पेपर के अंदर भी ये कई बार देखा गया है, राजस्थान के मॉडल पेपर के अंदर भी। चलिए, अब ये क्या है, ये हमने किया हुआ है, इसका भी लेक्चर नंबर 7 या 8 है मेरी क्लास में, आप वहां जाके भी देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बना के भी बताऊंगी क्या करना है आपको, गुरु बीजाणु जनन बताना है। अब आपकी एनसीईआरटी में देखो कुछ ऐसा दे रखा है, ये वाला नीचे वाला तो सेम ही रहेगा, इसको हम बनाएंगे भी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो मैं आपको ऊपर वाले डायग्राम को थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। वैसे मैंने क्लास में बताया क्या करना है आपको भाई, क्या करना है, पहले आपको बीजांड बताना है। तो आप डायरेक्ट यहां से नहीं बताएंगे, पहले आप बीजांड बताएंगे। बीजांड की संरचना भी हम बनाएंगे, एक क्वेश्चन वो भी है। और यहां से आप इसको ऐसे एरो लगा के इस डायग्राम की तरफ जाएंगे। ये क्या है, हमारा बीजांड काय है। अभी बस आपको इतना ही लिखना है इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, अब इसको बड़ा करके बताएंगे जैसे कि इसने करा हुआ है। इसमें क्या होता है, इसमें यहां पे क्या होगी भाई, बीजाणु गुरु। सबसे पहले क्या होता है, बीजाणु उत्तक होता है। क्या होता है, ये जो कोशिकाएं होती हैं सब इस तरह से आप बहुत सारी कोशिकाएं बना देंगे। ये क्या है, बीजाणु उत्तक, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूसेलस। इंग्लिश में क्या कहते हैं, न्यूसेलस कहते हैं। अब इसमें से आप एक हाईलाइट कर देंगे, यहाँ पे एक को क्या कर देंगे, हाईलाइट कर देंगे। ये आपकी क्या बनाएगी, गुरु। ये पेन से आप कलर्ड पेन का यूज कर सकते हैं एग्जाम में। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहलाएगी ये। इसका नेक्स्ट डायग्राम क्या होगा, जो मैं नीचे बता रही हूं। नीचे क्या होता है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका जो होती है, बीजांड का देखो दे रखा है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका विभाजित होती है, क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। ये जरूर लिखेंगे आप, चाहे आपके इस डायग्राम में लिखा हो या नहीं। ठीक है, क्या बनता है, अब सारी कोशिकाएं पोषण देना शुरू कर देती है इसको, और ये जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है ये 4 में बढ़ जाती है। देखो एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है आपके गुरु बीजाणु जनन का। एक पंथ 2 काज वाला काम कर रहे हैं। 4 कोशिकाएं बनती है। ये क्या है, ये हमारा गुरु बीजाणु चतुष्क है। गुरु बीजाणु चतुष्क। इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद आप एरो लगाएंगे, और एरो लगाने के बाद यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन लिखेंगे, चाहे इस डायग्राम में लिखा हुआ है या नहीं। उसके बाद चतुष्क बनाएंगे, ये देखो 4 सेल्स बन गई है। उसके बाद क्या होता है, 3 जो होती है वो नष्ट हो जाती है या अपहासित हो जाती है। ये भी लिखना है आपको डायग्राम के साथ। ठीक है, क्या क्या चीजें आपको बारीकी ध्यान रखनी है और एनसीईआरटी के डायग्राम में क्या चेंज करना है, क्योंकि क्लास में मैंने पढ़ाया है और ये सब वहां पे बताया है। उसके बाद आप इस डायग्राम पे आएंगे। यहां पे क्या होता है, 3 अपहासित हो जाती है, और 3 अपहासित होने के बाद क्या हो जाता है भाई, 1 बच जाती है। इन सबको छोड़ देंगे क्योंकि 3 अपहासित हो गई है। वैसे हमें नहीं पता है कि कौन सी वाली जो है अपहासित होती है, तो हम तो एक ही बताएंगे। और ये जो है ये क्या काम करती है, गुरु बीजाणु की तरह काम करती है। अब ये जो कोशिका है ये हमारी गुरु बीजाणु है, इसको गुरु बीजाणु नाम देंगे। अच्छा, ये माइक्रोपाइलर एंड है, क्योंकि हमने क्लास में पढ़ा है कि माइक्रोपाइलर एंड के पास की ही कोई कोशिका गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह काम करती है। तो इसको आप अगर नीचे बना रहे हैं तो यहाँ पे निभाग लिख दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए बीजांड द्वार, जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर एंड। इंग्लिश इसीलिए बोलती जा रही हूं, इसको चलेजा बोलते हैं। तो ये जरूर लिखना पड़ेगा आपको, चाहे यहां लिखा हो या नहीं। यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ना चाहिए। ये तो कोई भी बनाएंगे, सभी बनाएंगे, ये तो
सबको रटा हुआ है। आपको क्या इंप्रेशन कैसे डालना है ये मैंने आपको मॉडल पेपर पे भी बताया था और आज भी बता रही हूं। नेक्स्ट है वॉटसन और क्रिक द्वारा दिए गए मॉडल पेपर। ये 2022 का जो मॉडल पेपर है भाई, उसके अंदर क्वेश्चन आया है, आरबीएससी के अंदर क्वेश्चन आया है मॉडल पेपर के अंदर, तो भाई हो सकता है एग्जाम में आ जाए, ठीक है। और पुराने सालों में भी आया हुआ क्वेश्चन है। वॉटसन और क्रिक का सिर्फ डीएनए मॉडल बताना है आपको, डिस्क्राइब नहीं करना, लेकिन डिस्क्रिप्शन आप याद रखेंगे। हो सकता है इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दें हम तो, क्योंकि आज सिर्फ इंपॉर्टेंट डायग्राम देख रहे हैं इसलिए। क्या था भाई डीएनए का? डीएनए का जो मॉडल है वो कुछ ऐसा है। मैं थोड़ा ज्यादा चौड़ा बना रही हूं आपको एक्सप्लेन करने के हिसाब से। ठीक है, ये डीएनए है मान लो। सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें बतानी है। 20 एंगस्ट्रम तक इसकी क्या होती है? चौड़ाई होती है। एक इसके टर्न का, एक इसका टर्न कहां से कहां तक होता है? या तो इस गड्ढे से इस गड्ढे तक ले लो या इस उभार से दूसरे उभार तक ले लो, ऐसा हम मानते हैं। तो भाई हम गड्ढे से गड्ढा ले लेते हैं इस बार। तो एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे का जो एक टर्न होता है, एक मोड़ होता है, वो कितना होता है भाई? याद होना चाहिए आपको, वो कितना होता है? 3.4 नैनोमीटर या एंगस्ट्रम भी लिखते हैं कई जगह पे। तो भाई एक गड्ढे से दूसरे गड्ढे का टर्न। फिर हमने कहा एक गड्ढे जो एक टर्न होता है उसके में 10 नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं। तो पहले यहाँ पे नाइट्रोजनिक क्षार बना दो, डिटेलिंग कर दो थोड़ी सी। GC में 3 बॉन्ड होते हैं। ये डिटेलिंग जरूर बनाना बच्चों, ये डिटेलिंग जरूर बनाना। बहुत इंप्रेशन की बात मैं आज आपको बताने वाली हूं, उसको ध्यान रखें एक बार कि भाई इस डिटेलिंग पे ध्यान दें। ऐसे आप कर लेंगे, अभी मैं छोड़ रही हूं सब कुछ। तो यहां पे जो 2 नाइट्रोजनिक क्षार होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है? नाइट्रोजनिक क्षार के बीच की दूरी हमने निकाली थी 0.04 नैनोमीटर होती है, नैनोमीटर। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या लेबल करना है? हमें ये करना है कि ये क्या है? डीएनए का स्ट्रैंड है ये। ठीक है, डीएनए स्ट्रैंड है, डीएनए का द्विकुंडलित मॉडल बता रहे हैं आप। और कुछ डिटेलिंग यहाँ पे रह गई। ये क्या है भाई? ये नाइट्रोजनिक क्षार है, नाइट्रोजन क्षार। ठीक है, इसके अंदर कितने बेस पेयर आते हैं? इसके अंदर 10 क्षार युग्म आते हैं। क्षार युग्म किसको कहते हैं? नाइट्रोजन बेस पेयर को, NB को। ठीक है, मैंने बोल दिया इसलिए फुल फॉर्म नहीं लिख रही। ऐसा आप पूरा डीएनए का मॉडल बताएंगे। ये हो गया डीएनए का मॉडल। ये आया था 3 नंबर के अंदर। ठीक है, जहां पे भी मैंने देखा था, एक्चुअली मुझे अभी याद नहीं किस बोर्ड में आया था। मॉडल पेपर में तो है ही, एक एग्जाम में भी आया हुआ है, 3 नंबर के अंदर आया था। आपको ये बनाना है 3 नंबर के अंदर। यहाँ पे लिख देंगे वॉटसन डीएनए क्रिक वॉटसन का मॉडल जो है द्विकुंडलित संरचना, ये द्विकुंडलित है। ठीक है, यहाँ पे भाई लिख देंगे प्रति समांतर है। जो चीजें आप यहाँ पे डिटेलिंग कर सकते हो, जो एनसीईआरटी में नहीं दी, वो आप बिल्कुल डिटेल करें। ये प्रति समांतर है, एंटी पैरेलल है। ठीक है, हाँ डैश नहीं बताया हमने भाई। यहाँ पे 3 डैश बता रहे हो तो यहाँ पे 5 डैश, और यहाँ पे 5 डैश है तो यहाँ पे 3 डैश। एक चीज जो हम भूल गए थे, इस डिटेलिंग पे बहुत ध्यान देना है। और भी कुछ चीज छूट गई हो तो आप देख लेना। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं हम। भ्रूण कोश मादा युग्म का चित्र बनाइए। अब आप बोलेंगे अभी तो भ्रूण कोश बनाया, ध्यान से देखो। ये है गुरु बीजाणु जनन। ठीक है, एक एक चीज को नोट करना। तो हमने गुरु बीजाणु जनन बताया है आपको, ये चीज तो कंपलसरी इसमें बनानी है। इसके बाद आप ये शायद छोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बना देंगे थोड़ा सा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, मेन हमसे ये चीज पूछी थी जितनी हमने यहाँ बनाई है, लेकिन बना देंगे तो भाई इसके बाद डायरेक्ट ये सब नहीं बना के आप ये बना दो, ये कर सकते हो आप। यहां पे पूछ रहा है भ्रूण कोश क्या है। अब इसी सवाल को मैंने यहाँ पे देखो लिख दिया है। वैसे तो इसी सवाल को ये पूछ सकता है केवल मादा युग्मक का चित्र बनाओ, या और कैसे क्वेश्चन आ सकता है, मादा युग्मकोद्भिद का चित्र बनाओ,
ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, समझ गए। अब दूसरी चीज आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है, आपको नामांकित लिखा है नहीं लिखा है, आपको लेबल्ड करना पड़ेगा उसको। नामांकित आपको करना है जितना अच्छे से आप कर सको। कलर्ड पेन का यूज करें आप, जो आपके बोर्ड में अलाउ हो। तो ये वाला डायग्राम आपको याद ही है, एक बार बना देते हैं। क्या बनाना है हमें? कुछ नहीं बनाना, 3 इधर कोशिकाएं बनानी है। उसमें से हम हमेशा, आपको पता है मैं नीचे माइक्रोपाइलर एंड बनाती हूँ, तो बीजांड द्वार है ये आपको लिखना है यहाँ पे, चाहे इस डायग्राम में लिखा नहीं हो। ये है आपकी अंड कोशिका, ये आपकी है सहायक कोशिका। अच्छा, डायग्राम के लिए मैंने प्रैक्टिकल फाइल वाला जो एक वीडियो डाला था, मैंने उसमें कहा था जितनी पॉसिबिलिटी हो सारे नाम एक साइड आ जाने चाहिए और एक अलाइनमेंट होना चाहिए। ये मैंने प्रैक्टिकल, यहाँ पे उस रूल को फॉलो करो, जहां आप अच्छी चीज दे सकते हो आपको देनी है। मैंने आपसे कहा इंप्रेशन, कहीं आप गलती भी कर दोगे ना, एग्जामिनर रिलैक्स रहेगा, नहीं यार बच्चे ने पेपर बहुत अच्छा किया, कोई बात नहीं, कम लिखा है, चलो नंबर दे देता हूँ। बायो टीचर को डायग्राम से प्यारा कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपने उसको अच्छे से बनाया, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लाइन खींची एकदम सीधी, है ना, एरो लगा के, और मैंने आपसे कहा था आप इसको डैश डैश भी कर सकते हो, एकदम अलाइनमेंट में नाम लिखो, अंड के अ के नीचे स आना चाहिए, ऐसे मैंने प्रैक्टिकल फाइल में बताया था। वो रूल यहाँ पे भी फॉलो करो, डायग्राम ही तो है, बस इसके लिए आपको थोड़ा सा स्पीड अपनी बढ़ानी पड़ेगी। और बायो में तो भाई स्पीड का काम तो रहेगा। इनको हम कॉमन फॉर्म में क्या कह रहे थे? इनको हम कह रहे हैं अंड समुच्च, एग एपरेटस बोल रहे थे। अभी देखो बच्चों, आज मैं हर चीज की इंग्लिश नहीं बता पाऊंगी क्योंकि हम क्लास नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हमें मेनली मैं हिंदी पे ही बता रही हूँ। क्लास के अंदर काफी हमने इंग्लिश हिंदी करा हुआ है, आज नहीं, ठीक है। यहाँ पे 3 जो बनी है उसको क्या कहते हैं? अब देखो यहां से आप ये रूल फॉलो करें कि यहाँ पे आप देखें कहाँ आ रहा है, तो जैसे ये आ रहा है इस जगह पे, तो मेरा प्रति इसी जगह पे आना चाहिए, प्रतिव्यासांत। प्रतिव्यासांत को क्या कहते हैं? एंटीपोडल सेल्स कहते हैं। अब ये एंटीपोडल भी यहां लिख सकते थे इसके साथ, तो आप ऊपर से शुरू करें तो आपको एकदम लाइन में आएगा। उसके बाद क्या आती है? बीच में हमारी 2 ऐसे डैश डैश करके एक कोशिका से घिरे रहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? द्विध्रुवीय केंद्रक, यही कहते हैं, या केंद्रक कोशिका या ध्रुवीय कोशिका, द्विध्रुवी कह देते हैं। अब एनसीईआरटी ध्रुवी कह रही है तो भाई ध्रुवी कह देते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी का ध्रुवीय केंद्रक 2, ठीक है, ये हो गया। क्या है और कुछ बच गया? हाँ, फुलीफॉर्म सेल्स, ये यहाँ पे बनाओ भाई, क्या कह रहे हैं इसको? फुलीफॉर्म सेल्स जिसको हम कहते हैं, ठीक है, उसका क्या हिंदी में क्या नाम है? अब ये भी कोशिश करो कि इधर ही आ जाए। मैंने यहाँ पे बीजांड द्वार लिख दिया है, पर आपके लिए मैं ये मिटा दूंगी क्योंकि मुझे आपको जो चीज बतानी है उसको ध्यान रखें। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं मैं आपको डायग्राम के लिए। क्या है इसको? तंतु रूप समुच्च कहते हैं भाई, फुलीफॉर्म एपरेटस, ठीक है। अब यहाँ पे मैं निभाग लिख देती हूँ, ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ पे आप बीजांड द्वार लिखते हैं। पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं, लेकिन सुनाई तो दे ही रहा है। और कुछ बच गया? नहीं, अंड हो गया, ठीक है। अंडे की कोशिका को थोड़ा बड़ा बनाना, ये रहा भाई, सिंपल सा है। कोशिका के अंदर केंद्रक बना दो सबके अंदर, ये मत भूलना, कुछ डिटेलिंग कभी नहीं भूले आप। चलिए, ये हो गया भाई मादा युग्मकोद्भिद का। इंपॉर्टेंट आ सकता है शुक्राणु वाला। शुक्राणु वाला 2011 2009 और भी, जैसे मैंने कहा सारे भाई, सारे बोर्ड्स के तो हम नहीं देख पाते, जिन बोर्ड्स के देख पाते हैं, और आ सकता है। शुक्राणु में क्या करना है ये भी हमने क्लास के अंदर बनाया है। कुछ नहीं, आपको जो है एक हेड बनाना है, ऐसा। देखो पूरा शुक्राणु मेरे पास आ नहीं पाएगा, तो मैं इसको थोड़ा छोटा बनाऊंगी। पूंछ बहुत लंबी होती है इसकी, ठीक है, ये पूंछ हो गई। सबसे पहले मेन चीज बना देते हैं भाई, एक्रोसोम। ये क्या है? ये हमारा है एक्रोसोम।
ये नीचे क्या होता है, इसके केंद्रक होता है, ये रहा केंद्रक, न्यूक्लियस। यहाँ पे दो तारक केंद्र होते हैं, एक तो होता है समीपस्थ तारक केंद्र, समीपस्थ तारक केंद्र, और दूसरा वाला होता है दूरस्थ तारक केंद्र। आपके एनसीईआरटी में नहीं लिखा है, आपको लिखना है। यही तो चीज समझा रही हूं बच्चों कि कैसे नाम मार्क्स लेके आओगे, कैसे मेरिट में आओगे, यही जानना है भाई। डायग्राम तो सब एनसीईआरटी में है, मेरे को भी पता है, लेकिन क्या करोगे ऐसा कि इंप्रेशन पड़ेगा, यही इंप्रेशन की बात है। माइटोकॉन्ड्रिया बनाओ, ऐसे बनाना माइटोकॉन्ड्रिया, ये माइटोकॉन्ड्रिया है ना, जैसे इसमें बने हुए हैं, पीछे भी है ये, लेकिन हमें दिखते नहीं है पीछे, है ना, तो हम एक बार का ही बना देते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, इसको क्या बोलते हैं, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होती है इसको निबेन कर्ण बोलते हैं, निबेन कर्ण की लेयर बोलते हैं। ये बिल्कुल जरूर लिखें, हाईलाइट और करें इसको, क्योंकि एनसीईआरटी नहीं कहती, एनसीईआरटी से बढ़ के लिखना है आपको। मतलब एग्जामिनर को लगे कि भाई बच्चे ने पूरी तैयारी की है। ये क्या भाग होता है भाई, भाग लिख दो, ये मध्य काय है, ये इसका शीर्ष भाग है, ये इसकी टेल है, पूंछ, पूंछ को एक्सोनीमा भी बोलते हैं भाई। यहां पे ये थ्रेड निकाल दो और बीच में से, ठीक है, हो गया काम, पूंछ हो गई, सब कुछ हो गया, मेन चीज हो गई, एक्रोसोम हो गया, केंद्रक हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। ये मेन चीज इसके अंदर आ जानी चाहिए। चाहो तो इसको श्लेष्मिक शीट और लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया भाई, इसको और अच्छा बना ले। नेक्स्ट है परागकण को चित्र द्वारा बताइए। 2018, 2019, 2009, 2016, 12, 13 और शायद मैं और ढूंढती तो और मिल जाता, ठीक है, अगर थोड़ी सी मेहनत और कर लेती। परागकण को बताना है। अब परागकण क्या है, हमारा वही डायग्राम, ये वाला कांटों वाला जो हमने परमानेंट परागकण बनाया था, ठीक है। क्या बताना है भाई इसमें, बाहर क्या है, बाहर चोल कह रहे थे इसको, एक्साइन है, ये क्या है, अंदर वाली इंटाइन है, यानी कि अंतस्चोल है, दो लेयर तो ये हो गई। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको डिटेलिंग दिखानी है, क्या दिखानी है, ये मैंने पूरी एक्साइन जो है एक साथ बनाई है, आप इसको टुकड़ों में बनाएं। कैसे, अभी बताती हूँ। ऐसे, क्योंकि अब मुझे मिटाना पड़ेगा इसे, ऐसे टुकड़ों में बनाएं थोड़ा, क्योंकि हमें क्या बताना है, हमें एक चीज बतानी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे। ये क्या है, ये जो छेद दिख रहे हैं हमें, इन्हें जनन छिद्र कहते हैं, जर्माइनल पोल, जर्म पोल, ठीक है, जर्माइनल पोर्स, जो भी आप बोले जनन छिद्र बोलते हैं। बाहरी त्वचा में होते हैं, अंतस्त्वचा बिल्कुल एग्जैक्टली होती है। अंदर क्या होता है, तो हम परागकण बना रहे हैं तो हम दो कोशिकाएं बनाएंगे, एक छोटी एक बड़ी। जो छोटी वाली होती है वो क्या होती है, छोटी वाली होती है वो क्या होती है, अब देखो ये मेरे एरो जो ऊपर नीचे जाते हैं ना, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे लिखा मुझे ऐसे एरो करना है तो मैं ऐसे करूंगी, इसको ऐसे टेढ़ा बाका नहीं ले जाऊंगी। और अगर मैं थोड़ी सी तकलीफ कर लेती अपने आप में तो ये बाहर चोल अंतर चोल ऊपर लिख देती तो मेरा ये एग्जैक्टली सामने आ जाता। तो थोड़ा सा आप ये देख लें, मैं थोड़ा अभी जल्दी में हूँ, ठीक है। जनन कोशिका, जनन कोशिका, तो आपके एकदम बिल्कुल ये जनन कोशिका यहाँ सामने आ जाता अगर ये दो चीजें आप ऊपर लिख देते। ये क्या है, ये है हमारी कायिक कोशिका, वेजिटेटिव सेल, तो इन दोनों का केंद्रक बना दो भाई। अब थोड़ी देर बाद इसमें से दो केंद्रक हो जाते हैं, वो हम बताए नहीं बताए हमारे ऊपर है। रिक्तिकाएं बना दो थोड़ी, है ना, ये क्या है, रिक्तिका बता दो, बस हो गया हमारा काम। क्या ही दिक्कत है, चलो आ जाओ, कोशिका द्रव्य लिख सकते हो। ये हमारा परागण हो गया, परागकण यानी कि पॉलन ग्रेन हो गया, ठीक है। अच्छा, इसी को अगर आपको बोल दे लघु बीजाणु का चित्र बनाओ तो कंफ्यूज तो नहीं होगे। लघु बीजाणु ही तो परागकण होता है, जो चार होते हैं, चतुष्क के रूप में रहता है भाई।
ये लघु बीजाणु तो होते हैं, बाद में जब परिपक्व होता है तो हम कह देते हैं परागकण। लेकिन अगर आपको लघु बीजाणु भी बोल दे तो पहले आप ये वाला डायग्राम बना देना, फिर ये वाला बना देना, ठीक है। वैसे वो समझ जाएंगे कि आपने ये क्यों बनाया है, क्योंकि उसी को कहते हैं भ्रूण विकास को आरेखित करना है। भाई ये डायग्राम याद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है मैम, बस यही बनाना है। थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से किया है, आप जाइए मेरे लेक्चर के अंदर, चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर है लर्न एंड शेयर का, उस पर जाइए, शायद लेक्चर नंबर 8 या 9 है, वो आप जाके देखिए, वहां पे मैंने बताया है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ भाई, इसमें लेबलिंग नहीं की हुई है अच्छे से एनसीईआरटी वाले में, तो आप मेरे उस लेक्चर पे जाके देखेंगे तो आपको अच्छे से लेबलिंग मिलेगी। यहाँ पे बहुत सारी चीजों की कमी है जो मैंने वहां पे बताई है, थोड़ा डिटेल में बताया है इसको। भाई ये तो बिल्कुल सही है, ये वाला हमने बनाया है, ये वाला भी हमने बनाया है, ये वाला भी हमने बनाया है, यहाँ पे हमने 1-2 चीजें एक्स्ट्रा की है और यहाँ पे भी, तो ये वाली चीज आप जो है बिल्कुल जाके देखिए। ये वाला आप नहीं बनाएंगे फिर भी चल जाएगा। चलिए, तो आप लेक्चर नंबर 8 या 9 देख ले, चैप्टर नंबर 2 का मेरा यूट्यूब पे सर्च करें, नहीं तो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा। चलिए आ जाइए, लैक ऑपेरोन मॉडल क्या है चित्र द्वारा समझाइए। इसी को देखो, एक वर्ड आता है आरेखित, तो आरेखित को देख के डर मत जाया करो, सब में चित्र ही बनाना है और लेबल जरूर करना है, उसके लिए अलग से आपको इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएंगे। क्या होता है भाई लैक ऑपेरोन का मॉडल? ये एग्जाम में आया हुआ है, ये एक मॉडल पेपर के अंदर था, एमपी में आया हुआ है ये एक बार यूपी में भी आया हुआ है, बिहार वाले में ऐसे नहीं आया है, मतलब कि खाली चित्र बनाओ, लेकिन क्वेश्चन की फॉर्म में आया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट तो है ही, ठीक है, टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ही इंपॉर्टेंट है, ये इसको छोड़ नहीं सकते। और मॉडल पेपर के अंदर आया हुआ है, शायद इसी साल के मॉडल पेपर के अंदर, राजस्थान बोर्ड में भी मॉडल पेपर के अंदर था ये 1 साल के अंदर, ठीक है, आरबीएससी के अंदर। चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, कुछ नहीं, एक लाइन बनानी है जीन की, ठीक है, 3 बक्से डालने हैं, 1 शॉट आपने देख ही लिया है। शॉर्टकट क्या है इसका, शॉर्टकट क्या है इसका बताओ, बताया है ना, पिपजो, पिप, पीपो, जिया, ये नाम कराया था, है ना, पीपो, PIPO पीपो, GYA जियो। क्या करना है, बस इनके नाम लिख देने, वो आप साइड में भी लिख सकते हो, मेनली हमें डायग्राम के अंदर क्या बताना है। ये क्या है भाई, प्रमोटर, है ना, इधर से आप एक एरो लगाओगे, इधर से क्या बनेगा, इधर से mRNA बनेगा, mRNA लिख दो यहाँ पे। आपको पूरी, आप देखो चालाकी करना सीखो, एग्जामिनर क्या पूछ रहा है आप उसको क्या एक्स्ट्रा दे रहे हो, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। चालाकी, नंबर कमाने की चालाकी कहते हैं इसको। ये आगे जाके क्या बनाएगा, एक प्रोटीन बनाता है ये, है ना, इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, इस प्रोटीन को दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। सब लिख दो यहाँ पे, उसको लगे कि बच्चे ने चित्र नहीं बनाया, टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया, और उसका नंबर मिलेगा उसको, भले चित्र बदसूरत हो, कोई दिक्कत नहीं है, मार्क्स पूरे आने चाहिए। दमनकारी प्रोटीन है ये दमनकारी प्रोटीन का एक भाई शक्ल बना लेते हैं कुछ, मैं तो बनाऊंगी ऐसी शक्ल, ठीक है। ये दमनकारी प्रोटीन क्या करता है, यहाँ पे जाके जुड़ जाता है ऑपरेटर के ऊपर और इसको क्या कर देता है, सप्रेस कर देता है। एक ये आपको डायग्राम बनाना है, इधर आपको क्या करना है, इधर अभी कुछ नहीं बनाना, ये खाली रखना है। 2 आपको बनाने पड़ेंगे क्योंकि अच्छी तरह से अगर आप इसको बताना चाहते हैं। एनसीईआरटी ने एक ही में दोनों बना दिए, लेकिन 2 बनाएंगे हम। ये भी प्रमोटर है, इसको लिख दो भाई, ये प्रमोटर, ठीक है। ये Z जीन है, ये Y जीन है, ये A जीन है, यहाँ पे लिख देना ऊपर Z जीन Y जीन। दूसरे पे ले जाऊं मैं, दूसरे स्लाइड पे ले जाती हूँ, या यही बना दूं, बोलो। दूसरा डायग्राम इसी के साथ बनाना है, लैक ऑपेरोन के साथ, दूसरी सिचुएशन वाला। दूसरी सिचुएशन में क्या होता है भाई, ज्यादा बन जाए तो देख लेना, PIPOZYA। अब क्या होता है दूसरी सिचुएशन में, अच्छा यहाँ पे लिख देंगे आप इस डायग्राम के साथ, क्या लिख देंगे, इस डायग्राम से क्या लिख देंगे, यहाँ पे बाहर एक ग्लूकोज बना दो भाई, ग्लूकोज लिख देना यहाँ पे बाहर। ये ई कोलाई का है तो आप यहाँ पे लिख देना बाहरी माध्यम, बाहरी माध्यम
ग्लूकोज, तो वो एग्जामिनर समझ जाएगा। और ये जो है ये कैसा है भाई, अभी निष्क्रिय है, निष्क्रिय अवस्था में, या ऑफ कंडीशन लिख देना भाई, ऑफ लिख देना एक बार, तो एग्जामिनर समझ जाएगा, उसे सब पता है। ठीक है, अब क्या है, क्या होता है, बाहर जब लैक्टोज होता है, बाहर जब लैक्टोज होता है तो क्या होता है, ये लैक्टोज अंदर आ जाता है ना, ये लैक्टोज जो है अंदर आते ही किस में बदल जाता है, एलोलैक्टोज में बदल जाता है। ये सब लिखना है बच्चों डायग्राम के अंदर, एलोलैक्टोज में बदल जाता है। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिखवा रही हूँ। एलोलैक्टोज में बदल जाता है, तो एलोलैक्टोज का एक फुट बना लेते हैं। ठीक है, उधर हमारी जो निष्क्रिय चीज चल रही थी, यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ था भाई, आपको पता है ना, यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ था, इनहिबिटर जुड़ा हुआ था, जो दमनकारी प्रोटीन। ये क्या करता है, ये क्या करता है, इसको यहां से हटा देता है और इसके साथ जुड़ जाता है, ये एलोलैक्टोज इसके साथ जुड़ जाता है। तो ऐसा एक डायग्राम बना देंगे, इधर से ये हटा, चाहे तो आप यहाँ पे इसको हटा दें, है ना, इधर बना रहे हो ना अगर एरो लगा के, तो ऊपर हटा देना, क्योंकि हमें आगे एक चीज बतानी है। अब क्या करना है भाई, यहां पे हम एक क्या ला देंगे, हमारा आरएनए पॉलीमरेज लगाना है हमें, यहां पे लगा दो आरएनए पॉलीमरेज, इधर आरएनए पॉलीमरेज। ये मैं आपको फाइनल डायग्राम बता रही हूं, क्या बनाना है आपको दूसरे वाले डायग्राम में। इधर से 3 एरो बता दो, ऐसे क्या बनेगा, इसमें mRNA बनेगा। अच्छा, एक चीज क्या कर सकते हो भाई, क्या चीज कर सकते हो, एक यहाँ पे अनुलेखन लिख सकते हो, अनुलेखन शब्द लिख सकते हो। फिर एक और चीज क्या ऐड कर सकते हो, यहाँ पे अनुवादन लिख सकते हो, ट्रांसलेशन। ठीक है, और प्रोटीन बना दो। अब ये प्रोटीन के नाम क्या है, यहाँ पे आ जाए तो ठीक है, नहीं तो आप साइड में Z, Y और A करके नाम लिख देना। क्या क्या है ये प्रोटीन, यहाँ पे नहीं आए तो कोई दिक्कत नहीं, आप साइड में लिख देना, डायग्राम में नहीं आएगा आपके। ये तो है बीटा गैलेक्टोज, बीटा गैलेक्टोज लिख ही लो, चलो। ये क्या है, परमिएज, और ये क्या है, ट्रांस एसिटेज। ठीक है, बस अब इसके काम वाम आप क्लास में देखें, क्योंकि डायग्राम में कुछ काम नहीं है। ये कौन सी कंडीशन है, बाहर लैक्टोज है तो ऑन, प्रेरित ऑपेरोन। ठीक है, ऑन कंडीशन है ये, हो गया लैक ऑपेरोन। भाई 5 नंबर में आया हुआ था क्वेश्चन ये, तो इसको देख लें। नेक्स्ट की बात करें 8वें के बाद 9वां आतर्व साइकिल, ये आपको बनाना पड़ेगा। मैं क्लास में नहीं बना पाऊंगी, वरना 1 घंटे की क्लास यहीं खत्म हो जाएगी। आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं, इसके लिए 3रा चैप्टर है, ज्यादा सर्च नहीं करना पड़ेगा, मिल जाएगा आतर्व साइकिल के नाम से। ठीक है, वैसे आपको ड्रॉ इसको करना पड़ेगा, अगर आ जाता है, एक बार आया हुआ है इतने सालों में, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन ध्यान रखें। अंडाणु का नामांकित चित्र बनाना है हमें, तो हम कैसे भाई, ये भी मैंने बताया है। ये है चैप्टर नंबर 3 का, आपको लास्ट लेक्चर जो मिलेगा, जहां पे मैंने महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं, उस टॉपिक के अंदर मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे बनाऊंगी, आप चिंता मत करो बिल्कुल। ये लो, एक गोला बनाएंगे सबसे पहले, अंदर हमें क्या बतानी है, अंडाणु का चित्र बना रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या है भाई, अंडाणु का चित्र है, ये हमारा केंद्रक है। देखो अंडाणु का बनाना है, ग्राफियन फॉलिकल का मत बना देना। मैंने इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाले में ग्राफियन फॉलिकल भी बताया है, अंडाणु भी बताया है, लेकिन ग्राफियन फॉलिकल का भी चित्र आ सकता है। एग्जामिनर सोचे भाई अंडाणु दे दिया, चलो इस बार ग्राफियन फॉलिकल, तो आप क्लास देख लें। ये केंद्रक है, ठीक है, इसके बाहर जो मेम्ब्रेन है, इसके बाहर, क्योंकि ये केंद्रक, ये एक एग है, अंड कोशिका है भाई, अंडाणु है तो ये एक सेल है, तो सेल की एक मेम्ब्रेन होती है, लेकिन इस सेल की मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन नहीं कहते, इसको क्या कहते हैं, परिपीतकीय झिल्ली, परिपीतकीय झिल्ली। इंग्लिश में का कहते हैं मैम इसको, इंग्लिश में इसको कहते हैं विटेलाइन मेम्ब्रेन। ठीक है, क्या कहते हैं भाई, विटेलाइन मेम्ब्रेन।
उसके बाद आती है जिसको हमने कहा, जिसपे क्वेश्चन भी आया हुआ है, अकोशिकीय झिल्ली, जो मैंने कहा था क्लास के अंदर कि जब तक इम्प्लांटेशन नहीं होता जोना पेल्लुसिडा हमेशा अंडे से लगी हुई रहती है। ये है हमारी जोना पेल्लुसिडा। चलो काम खत्म। अब यहां पे देखो सबसे बाहर क्या है, सबसे बाहर एक और लेयर आएगी, कोरोना रेडिएटा, जो हमने ऐसी बनाई थी कुछ फूलों की तरह, है ना। अब मैं पूरी नहीं बना रही हूं क्योंकि मुझे आपको बस बताना है आपको कैसे बनानी है। ये बनानी है ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इस तरह से आप पूरा अंडा कवर कर ले। ये क्या है, ये है कोरोना रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा। हालांकि ये थोड़ी देर बाद हट जाती है लेकिन हमें बनाना है रेडिएटा, कोरोना रेडिएटा, ठीक है। अब ये क्या हो गया भाई, इसका ऊ प्लाज्म है, ये ऊ प्लाज्म यानी कि अंडे का अंड द्रव्य, अंड कोशिका द्रव्य बोल सकते हो, ठीक है। ये है। और एनिमल पोल और वेजिटेटिव पोल अगर आप लिखना चाहते हैं भाई, एनिमल पोल तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमें ध्रुव होते हैं अंडे के, मैंने ऐसा क्लास में बताया है। आप चाहो तो ऐड कर दो, लेकिन मैं सबके हिसाब से बता रही हूँ इसलिए मैं नहीं लिख रही, ज्यादा इसको टफ नहीं बनाते हैं। एनिमल पोल यहाँ पे, वेजिटेटिव पोल यहाँ पे। तो ये हो गया अंडा, कुछ नहीं है भाई, 3 नंबर का क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान ढंग से बनाओगे, थोड़ी सी अपनी कारीगरी दिखाओगे तो अच्छे से हो जाएगा। नेक्स्ट है अंडाशय का नामांकित चित्र। ये भी मैंने क्लास में पूरा मतलब बताया है उसको कि कब ग्राफियन फॉलिकल बनता है, कब सेकेंडरी oocyte बनती है, कब टर्शियरी oocyte बनती है। तो आप ये लेबलिंग करें तब थोड़ा सा 1-2 चीजें एक्स्ट्रा कर ले, यानी कि इसको सेकेंडरी oocyte दे दो। प्राथमिक के बाद देखो ये सेकेंडरी खा गया है तो आप लिख देना भाई द्वितीयक पुटक, द्वितीयक फॉलिकल, तृतीयक फॉलिकल। फिर ये डायग्राम आपको बनाना है। ये भी 1 साल आया हुआ है, देखो जो 1 साल आया हुआ है उसको मैंने ईयर नहीं लिखा हुआ है, उसको डायरेक्टली क्वेश्चन बनाया हुआ है। तो ये वाला डायग्राम आपको याद है, बनाए हैं इसको, थोड़ी सी मेहनत का काम। स्तन ग्रंथि का डायग्राम मैंने क्लास के अंदर भी बताया है, 1 शॉट के अंदर भी स्पेशल बना के बताया है। स्तन ग्रंथि का डायग्राम, ये भी चैप्टर नंबर 3 से, चैप्टर नंबर 3 डायग्राम का खजाना है भाई। ये रहा स्तन ग्रंथि का। अगर आप चाहें तो चैप्टर नंबर 3 पे जा सकते हैं, स्तन ग्रंथि के नाम से ही लेक्चर डला हुआ है, आप वहां पे जाके और डिटेल में इसको देख सकते हैं कि मैम ने इसको कैसे बनाया है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ज्यादा लेबलिंग वगैरह नहीं करूंगी मैं, है ना। भाई सबसे पहले आपको लोब बनाने हैं, ऐसे लोब बनवाए थे मैंने क्लास के अंदर, ठीक है। और लोब के अंदर हमने जो है वही हमारी छोटी छोटी कुपिकाएं बनाई थी इस तरह से, मेमोरी लोब्स जिसको हमने कहा था। उसके बाद फिर हमने यहाँ से लाइन बनाई थी, ऐड किया था। तो आप ऐसा बिल्कुल ऐसा तो नहीं बना पाएंगे, इसीलिए आपको जो है मदद लेनी पड़ेगी मेरी क्लास की। ऐसे ये तीनों सब मिलके एक नली बना देती है, और ये नली फिर एक कॉमन नली में खुलती है जिसको एम्पुला कहते हैं। ये सारी एम्पुला, मतलब यहाँ से भी एक एम्पुला बन के आएगी, यहाँ से भी एक एम्पुला बन के आएगी, ये सारी एम्पुला यहाँ पे खुल जाती है। लैक्टियस ग्लैंड जिसको कहते हैं, दुग्ध वाहिनी जिसको कहते हैं, ये यहाँ पे खुलती है। ये निप्पल है, इसको एरियोला कहते हैं। लेबल तो सारा करा हुआ है, और ये आपको ऐसे छोटे छोटे लोब्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बना लेंगे आप, लेक्चर ले देख लें आप क्लास का। नेक्स्ट है फिर से एक और खतरनाक क्वेश्चन, नर और मादा जनन तंत्र। बहुत बार पूछा है, कॉमन सा क्वेश्चन है, मतलब क्लास 10th का से चला आ रहा सबसे फेवरेट क्वेश्चन है इस बायो का कि नर और मादा जनन तंत्र को बना दीजिए। तो दोनों मैंने एक साथ ले लिए, या तो नर जनन तंत्र पूछ ले आपसे या मादा जनन तंत्र। अब मादा जनन तंत्र तो इजी पड़ता है, नर वाला मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ, ठीक है। जिसने क्लास देखी है उसको ऑलरेडी पता है, लेकिन फिर भी बता देते हैं, थोड़ा सा बस एक आइडिया दे देते हैं आपको। ये यहाँ पे ये हमारे टेस्टिस, और ये इधर से आपको मलाशय दिखाना है, ठीक है। टेस्टिस से क्या निकलती है भाई, टेस्टिस से लेबल सबको करना है। मैं चाहे यहाँ पे कुछ लेबल करूँ या नहीं, आपको सब कुछ लेबल करना है,
ठीक है, ये टेस्टिस है, टेस्टिस से क्या निकलती है, शुक्रवाहिकी निकलती है, और ये शुक्रवाहिकी कहाँ जाती है। दिक्कत इस वाले में, इस वाली चीज में आती है, इसलिए मैं ये वाली चीज आपको ड्रॉ करके एक बार और बता देती हूँ। ये हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है भाई, यहाँ पे। तो ये जो शुक्रवाहक होता है ये कैसे जाता है, शुक्रवाहक यहां से क्रॉस करते हुए इसके पीछे की तरफ से जाती है। दो होती है भाई, दो टेस्टिस है हमारे पास, ये भी दो है, लेकिन हम डायग्राम बनाते हैं तब एक ही शो करते हैं। ये किससे मिल जाती है, ये आपके मिल जाती है किससे, शुक्राशय से मिल जाती है। शुक्राशय भी हमारे पास दो है, दोनों बना देती हूं। शुक्राशय नलिका से मिल जाती है, ये पीछे जाती है, और शुक्राशय नलिका से मिल जाती है, दोनों शुक्राशय, ये राइट वाली राइट शुक्राशय से, लेफ्ट वाली लेफ्ट से। अब शुक्राशय नलिका भी यहाँ मिल जाती है, और क्या बना लेती है, एक इजैकुलेटरी डक्ट यानी कि रसकलन नलिका बना लेती है। और ये रसकलन नलिका मूत्राशय से निकलने वाली, जिसको मैं अब येलो बना रही हूँ, मूत्राशय को येलो बना देते हैं, मूत्राशय से निकलने वाली मूत्रवाहिनी से मिल जाती है, और फिर ये कहाँ पे, इधर आ जाएगी और पेनिस के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसमें क्या होता है भाई, यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, मैं सबके नाम बोले जा रही हूँ, लिख नहीं रही हूँ। ये प्रोस्टेट ग्लैंड होती है, ट्राइंगल, ठीक है। और यहाँ पे हमारी बाल्बे यूरिथ्रल ग्लैंड होती है, काउपर ग्लैंड भी जिसको कहते हैं। बस हो गया डायग्राम, कुछ नहीं बचा। क्या हो गया, ये टेस्टिस, ये अधिवृषण यानी कि एपिडिडाइमिस, ये शुक्रवाहक नलिका, ये शुक्राशय, ये हमारी शुक्राशय नलिका, फिर यहाँ पे ये जो कॉमन हो जाएगी तो इसको इजैकुलेटरी डक्ट, ये मूत्रवाहिनी, ये हो गई मूत्र जनन नलिका क्योंकि दोनों मिल चुके हैं, ये प्रोस्टेट ग्लैंड और ये काउपर ग्लैंड। बात खत्म, कुछ नहीं है ऐसा जो नहीं। ये शिशन मुंड है, ये पेनिस यानी कि शिशन है, और भी जो होता है डिटेलिंग आप जो करना चाहे, वृषण कोश, स्क्रोटम, ये स्क्रोटम है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है परागकण अंकुरण का नामांकित चित्र बनाओ। 2016, 17, 13, 21, 7, मतलब लिस्ट बहुत लंबी है भाई इनकी। अब अंकुरण से आप क्या कर लेंगे भाई, ये स्पेशली जो क्वेश्चन है ये यूपी वालों में बड़ा फेमस है। यूपी वालों ने इसका जो है डंका बजा रखा है इस क्वेश्चन का। ये सारे क्वेश्चन जो ईयर मैंने लिखे हैं ये सब यूपी बिहार के यूपी बोर्ड के पेपर के हैं, बहुत बार पूछ लिया। अब बच्चा कंफ्यूज, एनसीईआरटी में तो अंकुरण दिया नहीं है, करे क्या, कुछ नहीं करना है बच्चों, क्लास में सब किया है हमने, कुछ नहीं छोड़ा। थोड़ा सा ब्रेन यूज करने की जरूरत होती है बस। आपने परागकण बनाया, जी मैम बनाया अभी थोड़ी देर पहले, अब मैं उसकी लेबलिंग नहीं कर रही है ना, आपको पता ही है मैं कितनी आलसी हूं, मैं उसकी कोई लेबलिंग नहीं कर रही। ये हमने जनन कोशिका दी थी, ये कायिक कोशिका, बोल रही हूं लेबलिंग कर नहीं रही, ठीक है। क्या होता है आपको बताया था, कायिक कोशिका से तो पराग नलिका निकलेगी, और जनन कोशिका से क्या निकलता है, जो नर युग्मक होता है वो दो नर युग्मक बनते हैं। अब इसको अंकुरित करना है, कैसे करोगे, ये एग्जाइन, अब देखो इसने क्या किया है, कई बुक्स में आपको नीचे से निकलती हुई दिखाएंगे, कहां गया, जो कायिक कोशिका होती है अंदर वाली, लिख ही देती हूं चलो, कायिक कोशिका, कायिक कोशिका जो होती है वो क्या होती है, ये क्या निकल रही है भाई, पराग नलिका निकल रही है। और ये जो जनन कोशिका है इधर इसने विभाजित होके दो नर युग्मक बना दिए हैं, ये हो गए नर युग्मक। क्योंकि हमने पढ़ा था कि भाई कुछ बुक्स कहती हैं कि नर युग्मक पहले ही बन जाता है, कुछ कहती है पराग नलिका के बाद में, ठीक है हम पहले ही बना देते हैं। ये इसका केंद्रक है पराग कायिक नलिका का। ये जो कायिक कोशिका थी ये किसमें परिवर्तित हो गई है, पराग नलिका, पोलन ट्यूब के अंदर। इसको पूरा बंद कर दे, अभी ये एक्साइन वेक्साइन सब, एक्साइन की जो जगह थी जनन छिद्र था वहीं से तो ये निकलती है, आपको बताया था ना कहाँ से निकलती है पराग नलिका, तो यहाँ पे एक जनन छिद्र बता दो भाई, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि बच्चे को पता था कि पराग नलिका जनन छिद्र से निकलती है। एक्साइन हो गई, इंटाइन लिख दो, इंटाइन अंदर वाली होती है, अंतश्चोल ये रही,
उधर भी इधर भी, बस ये परागकण का अंकुरण हो गया। एक और नेक्स्ट डायग्राम बनाना चाहते हो तो कुछ नहीं, बना सकते हो मेरी बला से, कुछ नहीं बिगड़ेगा मेरा। आपके पास ये हो गई पराग नलिका। अब आपको एक्साइन इंटाइन कुछ नहीं बनानी, अब आप सिर्फ 2 केंद्रक बनाओगे, एक नर युग्मक, ये नर युग्मक है दोनों, बस इतना ही बनाओगे। चाहो तो भाई थोड़ी सी एक्साइन एक्साइन ऐसे ऐसे दिखा दो टूटती हुई। ये हो गया परागकण का अंकुरण। क्या ही दिक्कत है भाई, नामांकित चित्र बनाना था, बना दिया। बीजांड का नामांकित चित्र, इससे इजी सवाल तो कोई होगा ही नहीं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे इजी सवाल नहीं देखा। हमने क्लास में मतलब कितनी बार बना दिया इसको। लो एक और बार बनाते हैं। ये अध्यावरण हो गए, थोड़ा सा तकलीफ। हाँ, अब सही लग रहा है। अच्छा, ये कौन सा प्रकार का है? ये प्रतीप प्रकार का हमने बताया है। अंदर एक कोशिका बनानी है आपको बड़ी सी, ठीक है। उसके अंदर क्या बनाना है? उसके अंदर आपको भाई एक थोड़ा सा सेल की लेयर बना दो इधर, कोशिकाओं वाली, थोड़ा सा ढंका दिख जाए ये। और अंदर आपको बहुत सारी कोशिकाओं का गुच्छा बनाना है। अच्छा, आपको कोशिकाएं बनाना सिखाया है क्या? मैंने 11th वालों को सिखाया है, ऐसे बनाया करो कोशिकाएं, ऐसे गोले नहीं बनाते। हमारी मैम बहुत डांटती है, हमें कहती है ये क्या होता है, ये गोले हैं क्या? कोशिकाएं कैसी होती है तुम्हें पता नहीं है? हमें तो बहुत डांट पड़ती थी, उससे पहले हमें किसी ने सिखाया ही नहीं कोशिका कैसे बनती। ऐसे बनती है कोशिका, एक से दूसरी टच। 8 बनाते हैं ना, पर 8 को 8 जैसा नहीं बनाना है, ऐसे बनाना है 8 को, ऐसे, ये ऐसे बनाते हैं। इसीलिए आपको वो जो पिक्चर होते हैं ना डायग्राम के, वो इतने खूबसूरत लगते हैं क्योंकि वो ऐसे बनाते हैं। ये देखो बीच वाली जो मैंने 8 से बनाई है, ये अलग ही दिख रही है ना। क्लास 11th वालों को समझाई, ये पता नहीं वो फॉलो करते भी है या नहीं, लेकिन भाई अपना काम है। क्या क्या लेबल करना है? ये क्या है भाई? दो अध्यावरण होते हैं। चलो भाई अध्यावरण लिख दो। क्या बोलते हैं इनको इंग्लिश में? इंग्लिश में मैम इसको इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ये क्या है? ये बीजांड द्वार है, यहां लिख दो बीजांड द्वार। चाहे तो एरो लगा के उधर भी लिख सकते थे। माइक्रोपाइलर एंड जिसको कहते हैं। ये क्या है? ये निभाग है मैम, इधर वाला। ये क्या है? इसको पूरे को बीजांड काय कहते हैं, बीजांड काय, न्यूसेलस, न्यूसेलस। और अभी जो बीजांड काय पूरा है उसके अंदर की कोशिका को बीजाणु उत्तक भी कह सकते हैं भाई। हालांकि मैंने ये भी कहा है कि इसके अंदर वाले उत्तक को भी न्यूसेलस कहते हैं, बिल्कुल कोई गलत बात नहीं है। बीजाणु उत्तक भी कह दो इसको कोई बुरा नहीं लगेगा। न्यूसेलस ही है ये पूरा, ठीक है। और क्या रह गया है भाई? जहां से बीजांड जो है वो प्लेसेंटा से जुड़ा रहता है, तो अभी प्लेसेंटा बता दो एक बार के लिए, डिटेलिंग थोड़ी। ये प्लेसेंटा, इसको लिख दो। ये क्या है भाई? ये बीजांड न्यास है, जिसको मैंने अभी कहा प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से बीजांड जहां पे जुड़ा रहता है जिससे, उसको क्या कहते हैं? बीजांड व्रंत, फ्यूनिकल। बच्चे बोल रहे होंगे कितनी बार बताओगे, ठीक है। और फ्यूनिकल बीजांड व्रंत से बीजांड जहां पे जुड़ा रहता है, देखो पूरा बीजांड प्लेसेंटा से जहां जुड़ा रहता है वो बीजांड व्रंत। इसमें बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है। बीजांड व्रंत से जिस जगह पे, अब वो कोई जगह फिक्स नहीं है, मतलब यहाँ के एरिया में कोई जगह हो सकती है। तो अभी एक बार के लिए मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। कई बच्चे मुझे बोलते हैं आप अलग अलग जगह, भाई जगह कोई फिक्स ही नहीं है, तो मैं इसको कह देती हूँ हाइलम, नाभिक कहते हैं शायद हिंदी में। अगर मैं सही हूं तो मैं गलत नहीं होंगी, ठीक है। और एक मैंने कहा था कि बीजांड हाइलम का कुछ हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है जिसको रफे भी कहते हैं, लेकिन ये एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। और कुछ रह गया? ज्यादा से ज्यादा आप एक को हाईलाइट कर दो, थोड़ा सा नीचे और कर देना, और इसको गुरु बीजाणु लिख दो। ज्यादा और डिटेलिंग बताना चाहते हो तो। मेरा तो ऐसा कोई है नहीं। हो गया भाई काम, बधाई हो, आ जाओ। अब ये 2 डायग्राम जो है
ये एक बार एमपी में आया हुआ है और एक बार यूपी के अंदर आया हुआ है। पूछा गया था, इस सवाल देख लो, ये दो डायग्राम कहीं आए हुए नहीं है। ये वाला मैंने शायद आरबीएससी के अंदर देखा है ना, आरबीएस, एक्चुअली मुझे ईयर पता नहीं है इसका, ठीक है, आरबीएससी यानी राजस्थान बोर्ड के अंदर। ये यूपी में एक बार आया हुआ है, एमपी में भी आया हुआ है। इसका क्वेश्चन क्या बनता है, शुक्र जनन, अगर आपसे पूछे शुक्र जनन का नामांकित चित्र बनाओ, तो ये है शुक्र जनन और ये है अंड जनन। अभी जाए, शायद हमने जो आरबीएससी का पेपर किया है उसमें भी ये क्वेश्चन था मॉडल पेपर में। और मलेरिया का जीवन चक्र का नामांकित चित्र पूछा था। मैं बिल्कुल क्लियरली कह रही हूं, क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन आएगा तो भी बनाना है, नामांकित चित्र भी बनाना है। ये रहा नामांकित चित्र, क्लास में भी बनाया हमने, ठीक है। थोड़ा सा इसको डिटेल कर ले क्योंकि टाइम लगेगा। इतना पोर्शन तो ये ह्यूमंस के अंदर है, ठीक है, इतना ये हाफ जो है द्विपोषिकी होता है मलेरिया, ठीक है। तो मलेरिया वाला टॉपिक वैसे भी इंपॉर्टेंट है, क्लास के अंदर मैंने बोला था, तो डायग्राम तो इंपॉर्टेंट होना ही है। तो आज के हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो चित्र वाले, वो खत्म होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नए कुछ क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए बाय।